तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखे। मैं पूरा ऊपर से तो नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन फिर यहाँ से मैं रिवाइज कराना स्टार्ट करता हूँ। तो कंडक्टर्स के बारे में देखा था कि बहुत ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते हैं। और कंडक्टर अगर आइसोलेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगा, लेकिन अगर आइसोलेटेड नहीं है तो बैटरी जब हम लोग उसको लगाते हैं तो उसमें करंट फ्लो करने लग जाता है। इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है उस फील्ड के कारण से, जो कि तुमने एक बैटरी के थ्रू अप्लाई कराया। तो जो वेलोसिटी है, जिस नेट वेलोसिटी से कोई भी इलेक्ट्रॉन आगे की डायरेक्शन में मूव करता है, उसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अदरवाइज क्या होता है, रैंडम मोशन करता है इलेक्ट्रॉन और नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। तो वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो हो गया। एवरेज ऑन एन एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन स्पीड इलेक्ट्रॉन का जीरो है क्या, नहीं। बराबर, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट जीरो बट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जीरो if external field is zero. But when this conductor is applied to a potential difference V, then external electric field will be applied on it. So the electron will move in opposite direction of the higher potential. मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो किधर से किधर होता है, लोअर पोटेंशियल अगर इधर है और ये हायर पोटेंशियल है तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। करंट का डायरेक्शन किधर होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। जनरल कन्वेंशन। तो जिस वेलोसिटी से ये आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर निकाला था, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम लोगों ने रिलेशन निकाला, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, वेर आई इज करंट, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे एन जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, बाकी ई ए वी डी जो चीज़ें हैं वो डिसाइड किया जा सकता है। ई तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, एरिया क्रॉस सेक्शन को मटेरियल का तुम बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, वी डी जो है उसके हिसाब से तुम्हें पता चलेगा कि आई तुम्हारा क्या है। ओम्स लॉ फिर हम लोगों ने देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कंडक्टर होता है, और उधर से एक कांस्टेंट आता है डेट इज आर। इसका मतलब आर जो एक हमारा कांस्टेंट है जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, वो इसी बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि पोटेंशियल तुमने ज़्यादा रखा है या कम रखा है। तो इसको बाद में फिर प्रूफ किया गया क्योंकि ये तो लॉ था। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है। देखो इसका डेरिवेशन जो है दो अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है और इसमें बहुत सारे एजम्पशंस वगैरह लिए गए हैं, क्योंकि हर एक कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़ीरो एज्यूम किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एवरेज लैम्डा और एवरेज टाउ लिया जाता है, और अलग एक और तरह का डेरिवेशन होता है। तो उतना हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है और इससे कुछ उतना खास मतलब है नहीं, बस एक फार्मूला हमें निकाल करके दिखाना था जिसमें v इज इक्वल टू आई आर आता है, वो हमें पता चलेगा। तो उसके बाद रेजिस्टेंस हमारा क्या निकल के आया, क्योंकि दीज थिंग्स आर कांस्टेंट, दीज थिंग्स आर कांस्टेंट, और इधर से हमारा रेजिस्टेंस निकल गया है 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो रेजिस्टेंस क्या निकल के आया, r इज इक्वल टू 2m, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये कंडक्टर अगर मेरे पास है तो दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, एन ई स्क्वायर टाउ ए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कभी चेंज नहीं हो सकता है, हम लोगों ने पहले डिफाइन करके रखा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी हमारा चेंज हो नहीं सकता है। एन क्या होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। लेट से एल्यूमिनियम है तो उसका एन का वैल्यू अलग होगा, विच इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। या फिर अगर आयरन है तो उसके लिए एन का वैल्यू क्या होगा, अलग होगा। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब कि दो कोलिजन्स करने के लिए कितना टाइम लगता है, एवरेज। बराबर, तो इसी को हम लोग टाउ बोलेंगे। तो टाउ जो है ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह या फिर चीज़ें अंदर है। अगर बहुत ही फैला फैला है, जैसे मॉलिक्यूल्स है, गैसेस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा कोलेजन करने में। लेकिन अगर काफ़ी पैक्ड है
इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा फ्री हैं, सभी मूव कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा, तो टाउ का वैल्यू होगा छोटा। अब टाउ का वैल्यू जो है वो मेटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, और इसीलिए रेजिस्टेंस जो है मेटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। और ए तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। इसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो कि टोटली मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा या फिर कांस्टेंट है, वो ये सारे चीज़ है 2me डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। इतने सारे जो चीज़ है या तो कांस्टेंट है या तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और एल और ए जो है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं हमें कितना लेंथ चाहिए। तो इस जगह से काफ़ी अच्छा फॉर्मूला निकल के आता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हमेशा रॉड को कभी ज़्यादा मोटा बनाया जाता है, कभी ज़्यादा पतला बनाया जाता है, या फिर जो रेजिस्टेंस के वायर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा तुम्हें बता रहा हूँ। तो अगर इंडस्ट्रियल पर्पस के हिसाब से देखें तो ये लेंथ वगैरह चेंज किया जा सकता है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज किया जा सकता है, लेकिन मटेरियल को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो बार बार हम लोग रेजिस्टेंस नहीं बताते हैं, हम लोग क्या बताते हैं, इस कांस्टेंट थिंग को बताते हैं, और ये कांस्टेंट थिंग किसी भी मटेरियल का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रो। और ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, और रो हमारा क्या है 2me अपॉन एन ई स्क्वायर, जो भी चीज़। सो रो इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ, दिस थिंग। तो सर इसका ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं है? रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी, बताता हूँ मैं। अब ये रजिस्टिविटी है जो कांस्टेंट रहेगा, आर जो है वो कांस्टेंट नहीं रह सकता है, क्योंकि तुम एल और ए को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने बोल दिया आयरन, इसका मतलब उसका रजिस्टिविटी फिक्स हो गया। अगर तुमने बोल दिया कि कॉपर, तो इसका रजिस्टिविटी फिक्स होगी, ठीक है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो कॉपर बोलने के बाद तुम्हें उसका क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ को भी बताना पड़ता, तब रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते थे, ठीक है। क्या बोल रहे थे अब तुम? सर मतलब फिक्स वैल्यू ये रो का? हाँ, रो फिक्स रहता है ना, मटेरियल, जैसे मैंने आयरन बोला, फिक्स हो गया, समझा। अब रेजिस्टेंस को और अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस को क्या क्या कर सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा और कब कब वो चेंज हो सकता है। रेजिस्टेंस जो है वो रजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा, तो रजिस्टिविटी तो वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो इसीलिए रेजिस्टेंस जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो एन क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ पर इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट यूनिट। वॉल्यूम। तो तुम मुझे बताओ कि अगर एन बढ़ा तो आर कैसे घटा। हम्म? तुम पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रहे हो, लेकिन आर घट रहा है। सर शायद लाइक इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बढ़ा रहे तो ज़्यादा कोलिजन वो सब हो रहा है, तो हाँ, ठीक है। एक स्ट्रेट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ऑलरेडी बहुत सारे हैं, ये क्या है, मेटल्स हैं। तो कंडक्टर्स या बोलो या फिर मेटल्स बोलो, तो कंडक्टर्स के अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और तुम अब ज़्यादा तो ऑलरेडी है ही, तुम और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, तो जिसके कारण से ये दोनों बहुत ज़्यादा पास पास में आ जाएंगे, कंजस्टेड हो जाएंगे, और ये कोलिजन्स जो हैं वो ढेर सारे करने लगेंगे, तो इसके कारण से रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इफ़ एन इंक्रीजेज implies रेजिस्टेंस विल क्या हो जाएगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बताया ना मैंने, हाँ डायरेक्टली, सॉरी क्या बोल दिया आपने। सो अगर एन को मैं इंक्रीज करता हूँ तो इधर क्या हो जाएगा, आर बढ़ जाएगा,
लेकिन ये जो चीज़ है मेटल्स के लिए वैलिड है। अगर मैं ले लूँ तुमको सपोज सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर्स, तो उसमें एन बढ़ाने से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस घटेगा, है ना। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से वो इस पॉइंट तक पहुंच पा रहा है। अगर आसान है तो रेजिस्टेंस कम है, अगर डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो रेजिस्टेंस है ज़्यादा। क्लियर है क्या। दूसरा, सर लेकिन इंसुलेटर पे मूवमेंट ही नहीं होगा ना इलेक्ट्रॉन का वहां तक। तुमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ाया है, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या। हाँ समझा सर। दूसरा, अब आर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। अच्छा, एक्चुअली मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में बता दिया। यहाँ पे जो आर है वो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। इससे क्या हुआ, अगर मैं इससे बोलूँगा 1/n, तो इस तरीके से तो हमारा क्या होना चाहिए, n अगर बढ़ेगा तो r घटेगा। ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब अगर हम लोग इफेक्ट देखेंगे, नेट इफेक्ट, तो वो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दिस इज नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट। क्योंकि नेट इफेक्ट में हमें दो चीज को काउंट करना होता है, आर इज इक्वल्स टू दिस थिंग, टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। सो एन एंड टाउ का मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या हो जाता है, ये देखो। तो यहाँ पे तुमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ाया, तो तुम बोलोगे कि सर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाया तो हमारा रेजिस्टेंस तो घट जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, घट जाएगा क्योंकि तुमने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाए। लेकिन तुम टाउ के इफेक्ट को तो भी इंक्लूड करोगे ना, जब आर के वैल्यू को बताओगे तो जब टाउ के इफेक्ट को हम लोग लेते हैं, तो क्योंकि तुमने नंबर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो टाउ क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, टाउ घट जाएगा। घटेगा। टाउ घट गया। तो अब तुम मुझे बताओ, जब आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू टाउ है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो इफेक्टिवली ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन बढ़ा या घटा, एक एन को मैं बढ़ा रहा हूँ और एक टाउ को मैं घटा रहा हूँ, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बढ़ा या घटा, ये कह पाना हमारे लिए टफ है। क्योंकि एक क्वांटिटी अगर बढ़ा रहे हैं और एक क्वांटिटी को घटा रहे हैं, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बढ़ेगा या घटेगा, ये नहीं बताया जा सकता। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है मेटल्स के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए और इंसुलेटर के लिए क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा चीज़ है, मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी उल्टा क्या आप बोल रहे हैं बार बार, ये जो है रेजिस्टेंस क्या होता है, मेटल्स के लिए बढ़ जाएगा। तो ईटा इंटू टाउ का मल्टीप्लिकेशन अल्टीमेटली घटता है। और सेमीकंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम थे। तो डोमिनेटिंग फैक्टर पे डिपेंड करता है कि इस बार सेमीकंडक्टर के लिए एन डोमिनेटिंग है, तो एन डोमिनेटिंग होगा तो आर क्या होगा, घटेगा। और इसके लिए भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन इंटू टाउ का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो हमें टोटल इफेक्ट को देखना होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया कि रेजिस्टेंस जो है वो एन बढ़ाने के कारण से सिर्फ नहीं बढ़ रहा है, तो एन बढ़ाने के कारण से तुम्हारा टाउ घट रहा है, और इन दोनों का इफेक्ट एक साथ देखते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे आर जो है एक सिंपल सा चीज़ है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होता है।
आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और ये चीज़ तुम्हें समझ में आ जाएगा आराम से। अगर मैं लेंथ को बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बताओ क्यों? टाइम पीरियड डिक्रीज होगा इसलिए। नहीं, इसको एक्चुअल में क्या है कि ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, ज़्यादा कोलिजन्स होंगे। मान लो अगर मैंने लेंथ ही छोटा कर दिया, इतना सा लेंथ है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ तक रीच कर सकता है ना। लेकिन अगर तुमने लेंथ को बढ़ा दिया तो बहुत सारे कोलिजन्स इसको करने पड़े, बराबर। तो इसीलिए रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा। सो इफ एल इंक्रीजेज इम्प्लाइज रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज, ये जनरल है। तीसरा और क्या है तुम्हारा, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्यों? क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने का जरिया दे दिया। लेकिन अगर एरिया ही छोटा होता तो इतने ही इलेक्ट्रॉन सिर्फ आगे की डायरेक्शन मूव कर पाते हैं। तो ऑफकोर्स क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने के कारण से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और टाउ, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। और ये चीज़ तो तुम्हें मैंने ऊपर ही बता दिया कि टाउ अगर किसी भी नंबर ऑफ कोलिजन्स को काइंड ऑफ ये बताता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम रहेंगे, अगर एन होगा ज़्यादा तो टाउ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर मैं सिंपल इस रिलेशन को देखूं तो टाउ अगर घटता है तो आर बढ़ेगा, सिंपल सा रिलेशन। लेकिन कभी भी मुझे टाउ या फिर एन इंडिविजुअली नहीं देखना है, मुझे इन दोनों को हमेशा साथ में कंबाइन करके देखना है कि क्या रिलेशन, आंसर क्या देगा, इफेक्ट क्या देगा, क्योंकि बोथ आर इंटर रिलेटेड। ओके। हाँ सर। अब टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं। टेम्परेचर भी एक लास्ट है, यहाँ पे है नहीं, लेकिन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा या इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा टेम्परेचर में? अगर ये हमारे पास मेटल एक कोई कंडक्टर है और मैं इसका टेम्परेचर को बढ़ाऊं, बताओ, बोलो, इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। क्यों? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सर हाँ बॉन्डेड थे वो अब फ्री हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, पहले जो हाँ बॉन्डेड सर। इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब आराम से फ्री हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को बढ़ा देगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम विल अल्टीमेटली इंक्रीज, दैट्स व्हाई जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और यहाँ पे ये जो केस है ये एग्जैक्टली ऊपर वाले के हिसाब से है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कंडक्टर है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर सेमी कंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही कम है। तुम ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, मैं उसे बता देता हूँ। अभी हम लोगों ने देखा रजिस्टिविटी, आर इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आता है, आर सर थोड़ा ऊपर लेना। सर जरा ऊपर लो ना। हाँ, ये लो, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। कोई भी अगर हमारे पास एक मटेरियल है जिसका लेंथ एल है और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो इसका हम लोग आराम से रेजिस्टेंस बता सकते हैं। लेकिन अगर इसके मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें
तो वो रजिस्टिविटी से डिफाइन होगा, और इस पूरे जो भी शेप एंड साइज के साथ हमारा कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस आर से डिफाइन होगा। बराबर, जो भी मटेरियल है, नोट कर लिया होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे टोटल 4 चीज़ें हम लोग डिफाइन करते हैं। एक डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस, एक डिफाइन करते हैं हम लोग रजिस्टिविटी, और एक डिफाइन करते हैं हम लोग कंडक्टेंस, और एक डिफाइन करते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। और यहाँ पे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी होता है एंड कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने रिलेशन देखा, इसको रो से डिनोट करते हैं हम लोग जनरली, और इसको आर से डिनोट करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में, यहाँ पे देखो रजिस्टिविटी है और ये कंडक्टिविटी, तो इन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। और ये जो होता है कंडक्टेंस, ये 1/r के बराबर होता है, और कंडक्टिविटी जो होता है वो 1/ρ के बराबर है। क्लियर है क्या? यस सर। yes sir. इसको मैं नीचे रिलेशन में अलग करेंगे। कंडक्टेंस is a direct equals to 1/r, and conductivity is equals to 1/। अब यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ohm ओम, इस तरह से ओम लिखते हैं, या फिर OHM। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? ohm meter ओम मीटर। ओम मीटर, ऐसा। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? रेजिस्टेंस का 1 by उल्टा, ohm 1/ओम, या फिर ओम इनवर्स, जिसको हम लोग उल्टा ओम लिखते हैं। ठीक है क्या? इस ओम को हमने उल्टा कर दिया सिंबल को, तो ओम इनवर्स लिखने के जगह पे हम लोग लिखते हैं महो, MHO। मेरी बात समझ में आई? सर ऐसा क्यों? ऐसा यूनिट डिफाइन किया गया है, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि ओम इनवर्स बार बार कोई लिख रहा होगा, मे बी साइंटिस्ट वगैरह, तो उसको महो लिख दिया होगा। आई डोंट नो, लेकिन ऐसा किया गया। तो कंडक्टिविटी में क्या होगा? 1/ρ, रो इनवर्स, मीटर इनवर्स। ohm ohm inverse meter तो ये ओम ohm पर inverse meter महो पर मीटर हो जाएगा, महो पर मीटर, या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। ज़्यादातर कंडक्टिविटी तक पूछा जाता है, कंडक्टेंस बहुत कम पूछा जाता है। रेजिस्टेंस तो हमें आता ही हमेशा, रजिस्टिविटी तुम्हें हमेशा आएगा ही आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। कंडक्टिविटी का बस याद रखना, कंडक्टिविटी इज 1/ρ, ये कहीं कहीं पे आ जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, V इज इक्वल्स टू आई आर को एक बार हम लोग वापस से देखते हैं।
और इसमें हम लोग आर को क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ कि मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो v इज इक्वल टू आई इंटू रो एल बाई ए, और v का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। ऐसा होता है। हाँ सर। तो ये E इंटू एल आई रो एल बाई ए, तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा E इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ए इंटू रो। बताओ आई बाई ए क्या होता है, याद करो। करंट डेंसिटी। हाँ, करंट डेंसिटी। तो ये हो जाएगा जे रो, ई इज इक्वल टू जे रो। और किसी जगह पे ऐसे भी लिखा जाता है क्योंकि कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग के से या सी से बहुत जगह पे डिफाइन किया जाता है, इज इक्वल्स टू 1/रो। तो हम लोग ई के इज इक्वल्स टू जे भी लिख सकते हैं। एक ही रिजल्ट याद रखो, ये वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है, लेकिन हाँ याद रख सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं और कुछ रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन करते हैं। ऐसा है, एक मटेरियल है क्यूबाइड टाइप का, और बहुत सारे साइड्स हैं यहाँ पे, फेसेस जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरफ के फेस को मैं ए बोल लेता हूँ और इस तरफ के फेस को मैं बी बोल लेता हूँ, और जो लेंथ दिया गया है इट इज ए बी एंड सी। अगर इस मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है वो रो है, मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो है, पूछा गया फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल अक्रॉस ए बी। ठीक है, ए बी के क्रॉस वायर को कनेक्ट किया गया है, तो ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा। नेक्स्ट टाइम इसके क्रॉस निकाल लेना, सी एंड डी। ठीक है, सॉल्व करो इसको, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो इसमें सिंपल कुछ हाँ सर। कॉन्सेप्ट है, उसको मैं बता देता हूँ और फिर हम लोग इसको करते हैं। जब हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकाला तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिखा था, जिसमें कि हम लोगों ने L को लेंथ बोला था और A को क्रॉस सेक्शन एरिया बोला था। लेकिन अगर तुम्हें अच्छे तरीके से याद हो तो कंडक्टर में करंट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। कंडक्टर के इनसाइड जो करंट है, तुमने अगर इसको वायर से कनेक्ट किया है तो वायर के थ्रू करंट फ्लो करेगा ऐसा। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन के लेंथ को हम लोग एल लेते हैं, और उसी लेंथ को यहाँ पे मुझे पुट करना होता है। और जो करंट फ्लो कर रहा है उससे परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन एरिया बना, उसी को मुझे यहाँ पे पुट। क्लियर है क्या। तो हमेशा हम लोग हाँ करंट के सर। यस डायरेक्शन सर। को देखेंगे और उससे हम लोग लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया को डिसाइड करेंगे। जब मैंने कि बोला कि ए बी के क्रॉस फाइंड आउट करो, तो ए बी के क्रॉस फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले करंट को फ्लो कराना पड़ेगा।
तो करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो करेगा, है ना। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा दिस विल बिकम लेंथ, बराबर। इस जगह का इस जगह का इस जगह का इस जगह का हर एक जगह का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। अगर तुमने वायर से कनेक्ट किया तो सेम वे में यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा सेम, तो ये लेंथ हो जाएगा। और एरिया कौन सा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस विल बी द क्रॉस सेक्शन एरिया। बस इतना सा ही हमें ध्यान रखना। तो R इज इक्वल टू रो, L कितना हो जाएगा A, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा BC। सेम वे में अगर CD के क्रॉस निकालना है रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा रो, लेंथ कितना होगा C, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा AB। सबको समझ में आया या नहीं आया वो बताओ। समझा आया सर। सर। क्योंकि इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें पहले ये चीज़ समझ में आना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर क्वेश्चन ऐसा है कि एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर एक ऐसा मटेरियल है जिसका रजिस्टिविटी जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है। और रो गिवन है, रो इज इक्वल टू रो नॉट एक्स के फॉर्मेट। इसका लेंथ दे रखा है डेट इज एल, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर रेडियस आर गिवन है। तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल। सॉल्व करो इसे। तो मुझे रेजिस्टेंस निकालना है इसका। तो आराम से तुम लोगों ने सोच लिया होगा, इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बिकॉज हाँ द रेजिस्टेंस इज वेरिएबल, है ना, रेजिस्टिविटी इज वेरिएबल। तो मैंने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे जा करके dx थिकनेस का एलिमेंट चूज करा, और ये डिस्क सा जैसा होगा। तो इस छोटे से एलिमेंट का मैं एक छोटा सा रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। तो रो एल बाय ए होगा, और लेंथ कितना हो जाएगा dx, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ऐसा। सो अब मुझे इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट। आर विल बी इक्वल टू जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, रो dx 1/πr² इंटीग्रेशन रो का वैल्यू रो नॉट एक्स dx, और इंटीग्रेशन जो x का है वो 0 से लेकर के l तक जाएगा। आंसर आ जाएगा तुम्हारा तो रो नॉट x² 2 πr², ये आ रहा है। समझ में आ गया सबको, क्लियर है। हाँ सर। यस सर। सर अगर हम लोग कोई एक एक्स एलिमेंट वो मतलब जो सरफेस एरिया उधर से लेते तो टॉप व्यू से अगर देखते तो टॉप से लेते हैं, क्या मतलब टॉप से लेते हैं, मतलब अगर इसका हम लोग फेस मतलब कोई एक सर्कुलर फेस में एक्स डिस्टेंस जाकर लेते तो ना ना ना, हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि करंट इधर से जाना है। तुम एलिमेंट इस तरीके से चूज करोगे, समझ में आया क्या, पहले ही बता दिया ना। हाँ करंट सर। इधर फ्लो कर रहा है तो दिस विल बी द लेंथ, और ये वाला परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा। मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन ऐसा है, एक फ्रस्टम है, फ्रस्टम ही बोलते हैं ना इसे। हाँ सर।
हाँ सर। हम्म और ये ऐसा है, करंट इधर से फ्लो करेगा और इधर से निकलेगा, और इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस है R2। इसका रेजिस्टिविटी गिवन है रो, विच इज कांस्टेंट, और इस जगह से इस जगह तक का जो लेंथ गिवन है तुम्हें वो L दे दिया गया। तो तुम्हें पूछा गया फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल अक्रॉस ए बी, ए इधर है और इसे तुम्हें करना है, एल लेंथ का मटेरियल दे रखा है। तो इसे नेक्स्ट क्लास में करके लेके आना, मैं इसे देखूंगा कैसे करते हैं। नोट कर लो क्वेश्चन को। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। रजिस्टिविटी का तो अभी हम लोगों ने फैक्टर देखा, बराबर। आगे हम लोग फैक्टर एल का और ए का देख सकते हैं। और रेजिस्टेंस को कौन अफेक्ट कर सकता है, टेम्परेचर भी अफेक्ट कर सकता है, बराबर। तो इन तीनों का डिपेंडेंसी अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या है वो देखेंगे। ओके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ देख लेते हैं कि अगर लेंथ चेंज होगा तो किस तरीके से जो हमारा रेजिस्टेंस है वो चेंज होगा। तो कोई भी मटेरियल है, लेंथ और एरिया जो है वो बेसिकली इंटर डिपेंडेंसी रखता है, क्योंकि कोई भी मटेरियल है उस मटेरियल को तुमने खींच खींच करके लंबा कर दिया। इसका लेंथ कितना था, लेट्स से इट वाज L1 इनिशियल, या फिर L0 भी हम लोग बोल सकते हैं, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो था वो A1 था। अब तुमने इसको लंबा किया और लंबा करने के कारण से ये ऐसा हो गया। तो इसका लेंथ को तुमने बढ़ा दिया, मटेरियल की प्रॉपर्टी अभी भी मेंटेन्ड है ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि मास तो हमारा ना तो घट सकता है ना बढ़ सकता है, कांस्टेंट रहेगा, और डेंसिटी भी हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो मास दोनों का सेम होना चाहिए, इनिशियल मास शुड बी इक्वल्स टू फाइनल मास। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फाइनल। डेंसिटी तो हमारा चेंज नहीं हुआ है, तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम। इसका रेजिस्टेंस अगर R था तो मुझे ये R फाइनल निकालना है कि कितना होगा। तो वॉल्यूम इनिशियल A1 L1 इज इक्वल्स टू A2 L2 होगा। इनिशियली रेजिस्टेंस कितना था, रो L1 बाय A1, और फाइनल रेजिस्टेंस कितना है, रो L2 बाय A2। मुझे इन दोनों में रिलेशन चाहिए, R1 एंड R2। ठीक है, इसको R1 बोल लेता हूँ और इसे R2। क्या करें, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, R1 एंड R2 को डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्या हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल्स टू L2 डिवाइडेड बाय L1 एंड A2 डिवाइड एंड A1 डिवाइडेड बाय A2।
क्लियर है क्या? सो R2 विल बी इक्वल्स टू R1 टाइम्स ऑफ L2 डिवाइड बाय L1 मल्टीप्लाइड बाय A1 डिवाइड बाय A2। मैं इस जगह से A1 बाय A2 का रिलेशन फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा? L2 बाय L1, और इसके वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा ये? R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू L2 बाय L1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग रेशियो देखें तो ये कितना होने वाला है? R2 अपॉन R1 इस मच, L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस अल्टीमेटली बढ़ेगा या घटेगा? L2 क्या है? बड़ा लेंथ है L1 से, बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स बढ़ेगा। अभी इस रिलेशन में कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया गया है, ठीक है, नो अप्रोक्सीमेशन यूज्ड, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया गया। लेट से अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, बराबर। तो हम लोग एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि जो परसेंटेज चेंज हुआ है लेंथ में वो बहुत ही कम रखा है, ठीक है। सो लेट से द परसेंटेज चेंज इन द लेंथ इज एस। तो L2 फाइनल को कितना बोल सकता हूँ मैं? L1 प्लस ऑफ डेल्टा है, और इसका वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। सो R2 अपॉन R1 विल बी इक्वल्स टू L1 प्लस ऑफ डेल्टा L डिवाइड बाय L1 का होल स्क्वायर, और 1 प्लस ऑफ डेल्टा एट डिवाइड बाय L1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल बी R2 अपॉन R1। और मैंने क्या बोला कि इफ डेल्टा L इज वेरी वेरी स्मॉल, तो क्या इसमें बाइनोमियल लगाया जा सकता है? 1 माइनस ऑफ डेल्टा L बाय L1 हो जाएगा। इधर से तुम्हें R2 का वैल्यू निकल के आया, R2 इज इक्वल्स टू R1 माइनस ऑफ R1 इंटू डेल्टा L बाय L1। और मैं इसको और सॉल्व करूँ, ये हो जाएगा R2 माइनस ऑफ R1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R1 डेल्टा L डिवाइड बाय L1। ठीक है क्या? अरे बाइनोमियली एक्सपांड करना था ना यहाँ पे। सर वो प्लस डेल्टा लो है ना? हाँ, बाइनोमियली एक्सपांड करना था, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और वो प्लस होगा। एक्चुअली ज़्यादा टाइम हमारे दिमाग में रहता है 1 माइनस 1 प्लस ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 1। ठीक है, तो ये जो R2 माइनस ऑफ R1 है, ये क्या है? डेल्टा R। और ये R1 को मैं अगर नीचे पुट कर लूँ तो ये हमारा कुछ सिचुएशन इस टाइप से बन जाता है, और दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा L बाय L सर थोड़ा ऊपर लो ना। 100। तो बोलो डेल्टा R बाय R क्या है? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। और डेल्टा L बाय L क्या है? परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ जितना भी होगा उसका डबल चेंज जो है रेजिस्टेंस में होगा। यही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस is equals to 2 डन times सर। percentage change in length। लेकिन परसेंटेज चेंज यहाँ पे क्या होना चाहिए? छोटा, तभी हम इस कॉन्सेप्ट को या फिर इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं।
तो लेट से अगर तुमने बोला कि मैंने इस लेंथ जो था L था और इस लेंथ को मैंने इंक्रीज कर दिया x% से, फाइनल लेंथ इज इक्वल्स टू L प्लस ऑफ x% ऑफ x, ठीक है। लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय x% एंड x इज स्मॉल, ऐसा बोला गया, वेरी वेरी स्मॉल। x कितना स्मॉल हो सकता है? 5%, 10% को स्मॉल बोला जा सकता है क्या? तो स्मॉल का कैटेगरी जो है, या फिर जिसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं, उसमें हम लोग 2-3% तक को स्मॉल लगभग हम लोग बोलते हैं। जनरली हमेशा तुम्हें तो कम ही दिया जाएगा, 0.5 या फिर 0.01 इस टाइप के स्मॉल क्वांटिटी की लेना है। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सो द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 2x%. So final resistance will be equals to R plus 2x% of R. ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर एरिया में चेंज किया गया तो तुमसे बोले कि मैं एरिया में चेंज कर रहा हूं, तो हमने ऊपर रिलेशन देखा था डेट A1 L1 इज इक्वल्स टू A2 L2, और इसमें A1 अपॉन A2 को निकाला था L2 अपॉन L1, और रेजिस्टेंस के रेशियो को कितना निकाला था? R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू L2 बाय L1 एंड A1 बाय A2 आया था। तो इस बार मैं L2 अपॉन L1 के वैल्यू को पुट कर लेता हूँ। L2 अपॉन L1 का वैल्यू कितना? A1 बाई A2, A2, और ये आ जाएगा R2 अपॉन R1। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। सो R2 विल बी इक्वल्स टू R1 टाइम्स ऑफ A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। और क्योंकि तुमने जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि लेंथ को बढ़ाया है, तो एरिया ऑफ कोर्स घटेगा, और एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इस रिलेशन से हमें ये दिखता है, क्योंकि A2 जो था छोटा और A1 था बड़ा, इसीलिए R2 होगा बड़ा और R1 होगा छोटा। तो परसेंटेज चेंज वाले रिलेशन को फॉलो करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? डेल्टा R डिवाइड बाय R इंटू 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा A बाय A इंटू 100 हो जाएगा। सो हम लोग बोल सकते हैं परसेंटेज चेंज इन R इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन एरिया। और अगर रेडियस को बढ़ाया जाए तो, अगर रेडियस को बढ़ाया जाए तो, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। नेगेटिव इसलिए क्योंकि अगर एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? घटता है, इसीलिए माइनस साइन यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे भी माइनस साइन देंगे। और अगर रेडियस को हमने चेंज किया तो इसी रिलेशन को हम लोग इस जगह पे लिख लेते हैं, दैट R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू, एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर, और ये पाई R2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा? R1 अपॉन R2 के पावर 4 हो जाएगा। सो R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू रेडियस 1 अपॉन रेडियस 2 के पावर 4। कोई एजम्पशन अभी तक नहीं लिया गया है यहाँ पे, नो एजम्पशन। अब एजम्पशन ले लेते हैं हम लोग। तो एजम्पशन अगर लिए, उसमें बोला जा सकता है डेल्टा R बाय R
इज इक्वल टू, कैसा रिलेशन है, रेजिस्टेंस का इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, या फिर आर स्क्वायर, या फिर आर एस टू पावर 4। मतलब अगर रेडियस जो है वो घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये हमें रिलेशन पता है, इसलिए एक माइनस साइन लगेगा, माइनस डेल्टा आर बाय आर इंटू 4। ये एरर का मेथड भी है जो कि मैंने तुम लोग को पहले बताया हुआ है, तो ये एरर के मेथड से भी तुम कर सकते हो। इसमें अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, द परसेंटेज चेंज इन आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन रेडियस। किसी को डाउट है कुछ तो पूछ सकते हैं। है क्या कुछ डाउट? चलो आगे चलते हैं। नो सर। अब हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं कि टेम्परेचर चेंज होने के कारण से क्या होगा। हम लोगों ने एक फॉर्मूला बहुत पहले सुना होगा या देखा होगा, एट आर इज इक्वल टू आर फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। या फिर डेल्टा आर इज इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी। बोलो, ये देखा है क्या? ये फॉर्मूला नो जो है, सर। अगर ये फॉर्मूला, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला अगर देखा है तो ये गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन काफ़ी छोटा होता है। तो इसको हम लोग डिराइव करके देखेंगे कि ये किस तरीके से गलत हो रहा है। हर टाइम इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद ही यूज़ करेंगे। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाय, एंड रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तुम्हारा अगर रो बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। अगर रो बढ़ा तो आर भी बढ़ेगा। तो ऐसा रिलेशन देखा गया कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे हमारा रो भी बढ़ रहा है। और रो किस फैशन में बढ़ रहा है, that d rho divided by dt is directly proportional to rho. The rate of change of the resistivity with temperature is directly proportional to the resistivity at that instant of time, या फिर at that particular temperature। तो मुझे यहाँ पे इक्वल्स टू देना पड़ेगा। सो डी रो अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू रो आता है। सो यहाँ पे जो अल्फा है एक कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो। रो के इज रेजिस्टिविटी and alpha is coefficient of resistivity। कोएफिशिएंट। ठीक है, रेजिस्टिविटी का कोएफिशिएंट। तो अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा रो निकालने के लिए।
सो डी रो अपॉन रो इज इक्वल्स टू अल्फा डी टी, और दोनों साइड मैंने इंटीग्रेट कर दिया इनिशियल से फाइनल के लिए। ये हमारा आ जाएगा दैट इज ln रो फाइनल अपॉन रो इनिशियल इज इक्वल्स टू अल्फा टी फाइनल माइनस ऑफ टी इनिशियल, और रो फाइनल आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, रो इनिशियल इंटू ई रेज टू पावर अल्फा डेल्टा टी। तो ये हमारा फॉर्मूला। अब क्योंकि इस फैशन में रजिस्टिविटी चेंज हो रहा है, तो इसी फैशन में रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। सो आर फाइनल विल बी इक्वल्स टू आर इनिशियल ई रेज टू पावर अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है क्या? यस तो ये है हमारा एक्चुअल फॉर्मूला रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी विथ टेम्परेचर। अब इसी में अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है कि लेट से कि इफ अल्फा डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ अल्फा डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, तो फिर हम लोग इसका एक्सपांसन कर सकते हैं। जो एक्सपोनेंशियल है टर्म है उसका एक्सपांसन कर सकते हैं, और जब एक्सपांसन करते हैं तो हाइयर टर्म्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, और फाइनली जो हमारे पास आंसर आता है तो ये आता है 1 प्लस ऑफ अल्फा डेल्टा टी, या फिर हम लोग लिखेंगे आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस ऑफ अल्फा डेल्टा। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए कुछ पहले मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि अल्फा डेल्टा टी जो है वो इसमें होगा। ठीक है, याद रखना है इस फॉर्मूले को। चलो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि लेट से किसी मटेरियल का जो अल्फा है वो 10⁻⁻² है, और इसके टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 11 डिग्री सेल्सियस। Then find the percentage change in resistance। सॉल्व करो इसको। डन सर। आ गया परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है? 1 ओके, हाँ तो सर बन करते हैं अल्फा कितना है 10⁻², और डेल्टा टी कितना हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो हमें फॉर्मूला पता है कि आर इज इक्वल्स टू होता है आर नॉट ई रेज टू पावर अल्फा डेल्टा टी, या फिर आर इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, ये वाला या फिर ये वाला? तो मैंने क्या बताया था, अल्फा डेल्टा टी का मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। अल्फा कितना है 10⁻², और डेल्टा टी कितना है 1 है, तो दिस कम्स आउट टू बी 10⁻², जो कि छोटा है, और छोटा है तो फिर हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। सो आर इज इक्वल्स टू
आर नॉट ये फाइनल रेजिस्टेंस 1 प्लस ऑफ अल्फा डेल्टा टी विच इज 1.01 ऐसा। तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, आर फाइनल माइनस ऑफ आर इनिशियल डिवाइड बाय आर इनिशियल इनटू 100 विच इज इक्वल्स टू 1%। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि सेम मटेरियल है और इसका जो रेजिस्टेंस था इनिशियली आर नॉट था और इसका अल्फा जो है वो 10⁻⁻² है, लेकिन इसके टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस लेके गया। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा? आया? वन 71.8% आ रहा है अप्रोक्स। ओके ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो पहले मुझे अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी का मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेना चाहिए, 10⁻⁻² और ये कितना हो जाएगा 100 विच इज़ 10⁻²। तो ये कितना आ गया 1। क्या 1 छोटा है या बड़ा है? तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा डेल्टा टी यूज़ करेंगे या ये वाला? पहला पहला वाला सर। तो मुझे तो ये बताओ कि 1 छोटा है या बड़ा है? बड़ा है सर। कैसे? उन्होंने दूसरा बड़ा है। क्वेश्चन दिया इसलिए बड़ा है। नो सर, रीज़न? ई के रिस्पेक्ट में, मतलब किसके रेस्पेक्ट में? ई के। ई के रेस्पेक्ट में। देखो नो ये सर, लाइक वो हाँ, वन प्लस है तो फिर वो 0.02 या समथिंग होना चाहिए छोटा मानने के लिए। 1+1 ये वो जो डबल हो जाता है। ये जो टर्म है, इस टर्म को छोटा जब भी बोला गया है तो किसी भी चीज़ के रेस्पेक्ट में छोटा बोला गया है और वो जो छोटा बोला गया है वो 1 के रेस्पेक्ट में बोला जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 छोटा है, ये 1 बड़ा भी हो सकता है। 10⁻⁻5 के रेस्पेक्ट में 1 तो काफ़ी बड़ा है। तो किसी के रेस्पेक्ट में हमेशा छोटा देखना होता है, लेकिन यहाँ पे 1+1 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं परसेंटेज चेंज देखूँ तो फाइनल कितना हो जाएगा आर नॉट और ये हो जाएगा 2। तो परसेंटेज चेंज कितना आया 100%, है ना? 100% से तुमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया है अगर तुमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया होता। तो अब इस फॉर्मूले से हम लोग देख लेते हैं कितना आता है वैल्यू। तो आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ई रेज़ टू पावर इतना आ जाएगा। तो ये आर फाइनल हो जाएगा आर नॉट ई रेज़ टू पावर 1। परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा आर फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल E-1 डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100 और इसका वैल्यू कितना निकल के आता है 173 के आसपास। तो देखो परसेंटेज चेंज यहाँ पे 173 आया और यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना आया 100 आया। तो गलत आंसर दिया।
ठीक है, इसीलिए हमें थोड़ा संभल करके यूज़ करना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ द रेडियस of a cylinder is increased by 0.5%, then find the final resistance of the material if initial resistance was 100 ओम। सॉल्व करो। और ये सिलेंडर कुछ इस टाइप से था। इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस रेडियस को 0.5% से इंक्रीज किया गया। तो हम लोगों ने ऊपर देखा ही था कि जो रेडियस को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं x% से, तो वो 4x% से रेजिस्टेंस हमारा चेंज होता है। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन स्मॉल आर, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि अगर आर बढ़ेगा तो स्मॉल आर बढ़ेगा तो कैपिटल आर घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो क्योंकि तुम्हारा इस जगह पे ये आर बढ़ा है 0.5% से, और यहाँ पे फुलफिल भी हो रहा है, ये तभी हम लोग लगा सकते हैं जब हमारा परसेंटेज चेंज काफ़ी छोटा है। तो हो जाएगा 4 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, ये 2% से यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस घटेगा। फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो द फाइनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू आर माइनस 2% ऑफ आर। कितना था, 100 माइनस 2% ऑफ 100, ये हो जाएगा 98। फाइनल रेजिस्टेंस विल बी दिस थिंग। एक और कर लो लास्ट, कि इफ लेंथ ऑफ द वायर is doubled, then find the final resistance इनिशियल जो रेजिस्टेंस था आर नॉट था, तो लेंथ को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा ये फाइंड आउट करो। तो अगर तुम्हें पता चले, इसमें मुझे थोड़ा और अलग तरीके से देना था क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज 100%। 300%। 300%। अच्छा अच्छा, हाँ डबल किया गया भाई, तो नहीं 100%। मैं वो रेजिस्टेंस बोल रहा था। हाँ, तो 100% से लेंथ को चेंज किया गया है, तो तुम्हें याद होगा कि 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ हो जाता है हमारा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। ये चीज़ हम लोग नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें अप्रॉक्सीमेशन लिया गया था। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। L2 कितना, फाइनल लेंथ दैट इज 12, इनिशियल लेंथ L का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4। सो R2 विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू R1। तो परसेंटेज चेंज अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 300%। सिंपल है, समझ में आया सबको। ठीक है, फिर
बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से करते हैं। मैंने होमवर्क तुम लोग को दे दिया है, क्या करना है होमवर्क में, एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर बैटरी स्टार्ट करेंगे।